यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। मथुरा में घोटाले को दबाने में प्रशासन जुटा हुआ है। करोड़ों के कृषि लोन घोटाले को दबाने की कोशिश जारी है। भूमिहीन किसानों को फर्जी खतौनी से दिए गए लोन और फर्जी खतौनियों का ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है। सदर तहसील के सकराया खादर की हस्तलिखित फर्जी खतौनी भूमिहीन किसानों को मोटी रकम लेकर जारी कर दी है। इस क्षेत्र में 15 सालों से एक संगठित माफिया गिरोह है। इस घोटाले में सर्वे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, बैंक अधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल हैं। सवालों के घेरे में मथुरा के जिलाधिकारी हैं। आर्थिक अपराध शाखा से कृषि लोन के करोड़ों रुपए के घोटाले की क्यों जांच नहीं कराना चाहते मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र। जब एडीएम प्रशासन सतीश त्रिपाठी ने पूरे मामले को संज्ञान लिया तो उन्हें लगा कि इस पूरे मामले के पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है। उन्होंने तत्काल डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने की मांग की, लेकिन जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने जांच अपराध शाखा से नहीं कराई और जांच घूमकर पुनः भूलेख अधिकारी को दे दी गई। जहाँ पर उस गाँव से काफ़ी काश्तकारों द्वारा लोन लिया गया है। कुछ तो भूमिहीन भी हैं और कुछ काश्तकार भी हैं। उस लोन के संबंध में शिकायत की गई। कोई भूरा है, उसी गांव का रहने वाला, उसने शिकायत किया। एडीएम साहब ने उस जांच को मुझे दिया है। फिर उस संबंध में मैंने देखा कि इसमें काफ़ी काश्तकार हैं, तो सबसे पहले हमको बैंक का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा और उसके बाद जो शिकायत करता है और जो उसमें दलाल हैं उन सबको बयान देना पड़ेगा। तो मैंने उसमें भी बैंकों को पत्र जारी किया है और 2 दिन का समय दिया है कि आप तत्काल इसको हमें जो भी रिकॉर्ड हो, खतौनी खसरा खतौनी जो भी होता है, किस आधार पर स्वीकृत किया गया है, वो तत्काल आप डिटेल हमको दीजिए। हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, अभी फिलहाल आपको जो भी इसमें धांधली के पॉइंट्स बड़े दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, ये सदर तहसील के गांव सकराय का मामला है, जहां पर राजस्व कर्मियों ने भूमिहीन किसानों के फर्जी खतौनी बनाकर उनको बैंकों में दिया और बैंक मैनेजरों की मिली भगत से, बैंक के स्टाफ की मिली भगत से उन्हें फर्जी लोन पास कराए गए हैं। एडीएम प्रशासन ने इसकी शिकायत, जब उन्होंने जांच की तो उनकी शिकायत डीएम सर्वज्ञ मिश्र से की और उन्होंने इसकी जांच अपराध शाखा से कराने के लिए बोला, लेकिन डीएम मथुरा ने इसकी जांच अपराध शाखा से न कराकर फिर पुनः एआरओ को दे दी गई। जी, अभी फिलहाल जिलाधिकारी ऑन रिकॉर्ड आपसे कुछ कहने को, पत्रकारों से कुछ कहने को तैयार हैं कि नहीं है? ये अभी इस मामले पे डीएम ने कुछ भी बोलने से कह दिया था कि इसकी जांच चल रही है, अभी जांच होने दो, उसके बाद फिर आपको जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद अनिल आपका। मथुरा के बाद एक और बड़ी खबर कानपुर से हमारे पास है। नगर निगम की टीम पर पथराव का मामला है। 5 नामजद सहित 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर और पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। चमनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर, 5 नामजद सहित 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। चमनगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रभात अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रभात, और जानकारी दें विस्तार से। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से में अवैध चक्रों के खिलाफ अभियान चला रहा नगर निगम, लिहाजा कल महापौर कमला पांडे और नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता होता है, वो चमनगंज के क्षेत्र पहुंचता है और वहाँ पर अवैध रूप से संचालित हो रहे चक्रों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है और विरोध के दरमियान ही दस्ते के ऊपर पथराव किया जाता है, जिसमें जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त होती हैं। लिहाजा इस तरह की घटना दोबारा न हो, कोई भी इतनी हिम्मत ना जुटा सके कि नगर निगम की टीम के ऊपर पथराव करे, जिसके चलते 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा होता है। फिलहाल पुलिस ने 5 नामजद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जो अज्ञात लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, धन्यवाद आपका।
अब हम गोरखपुर की बात करेंगे। वहां पर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर गैंगस्टर का मकान कुर्क किया है। यह मामला तिवारीपुर इलाके का है। यहां पर गैंगस्टर गणेश गौड़ का नवनिर्मित मकान, उसके बाहर कुर्की का बैनर टांग दिया गया और इसके बाद वहां पर मौजूद प्रशासनिक टीम ने मकान को कुर्क करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल गैंगस्टर के ऊपर लूट और हत्या जैसे तमाम संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी ने अवैध कामों द्वारा अर्जित धन से मकान बनवाया है। ये देखिए आप, कुर्की कैसे की गई, कैसे प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। ये देखिए आप, गैंगस्टर के मकान को कुर्क करने के लिए जब पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो कैसे पोस्टर लगाया गया। देखिए, शातिर अपराधी गणेश गौड़ का अवैध रूप से अर्जित धन से संबंधित मकान को ढोल नगाड़े के साथ अपराधी गणेश गौड़ का अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित मकान जब्त किया गया। पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारा, मर गया। 22 लाख रुपया लूटे लोग। पंप मालिक को। और इधर मेरठ में महिला से गैंगरेप मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पूर्व फौजी के दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब दोनों से पूछताछ की जा रही। आपको बताएं कि महिला ने रोडवेज बस में गैंगरेप का आरोप लगाया था। हालांकि अभी तक पुलिस की तफ्तीश में यह मामला फर्जी निकला है। पुलिस की माने तो जिस जगह महिला को छोड़ने की बात की गई वहां पर उसकी लोकेशन ही नहीं मिली। इससे पहले भी महिला का पति कह चुका है कि वो अक्सर कई बार घर से बाहर जा चुकी है। अगली बड़ी खबर कानपुर से हमारे पास है। साइबर ठगों का बोलबाला हो गया है। वहां पर एसपी पूर्व का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया इन ठगों ने और फेक अकाउंट बनाकर जानकारों से पैसे मांगे। अब साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर कानपुर से। एसपी पूर्व का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया गया और इसको बनाकर जानकारों से पैसे मांगे गए। जब ये बात सामने आई है तो साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की। बड़ी खबर कानपुर से। साइबर ठग वहां पर सक्रिय। एसपी का ही फेसबुक अकाउंट बना दिया फेक और उसके बाद जानकारों से पैसे मांगे गए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। जन समस्याओं का भी उन्होंने निपटारा किया। उन्होंने नए विद्युत उपकेंद्रों का भी निरीक्षण किया है और 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उपभोक्ताओं को वक्त पर बिजली मिले ये उन्होंने निर्देशित किया है और बिजली बिल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी भी जनता से नियमित संवाद रखें ये निर्देश उन्होंने दिया है। तो अपने गृह क्षेत्र पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। 2 दिनों के दौरे पर विद्युत उपकेंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। बिजली बिल पर चेताया, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जन समस्याओं को भी उन्होंने सुना। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उससे अधिकारियों को अवगत कराया, दिशा निर्देश भी जारी किए। थानों में जो क्षेत्र है वहाँ पेट्रोलिंग बढ़े, जो पिकेट हैं वहाँ पर अधिकारी स्वयं जाकर निरीक्षण करें। कई बार देखने में आता है कि वहाँ मौके पर सिपाही तैनात नहीं रहते हैं, लेकिन रोज नामचा में वो सिपाही दर्ज रहता है कि उसकी रवानगी उस नाके पर की गई है। तो तमाम तरह की शिकायतें थी, उसको लेकर मेरा दौरा रहा था। उसमें बहुत सारी शिकायतें भी मिली थी, तो संबंधित अधिकारियों को उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि वो कार्रवाई करें। और फिल्म सिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से हमारे पास है। फिल्म सिटी की जमीन का एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया है। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को नजदीकी से जांचा परखा है। उन्होंने खुद यमुना प्राधिकरण के सीईओ और ओएसडी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। सीएम के ओएसडी और एसीएस ने मौके पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसको अप्रूव कर दिया है शासन ने और मुख्यमंत्री ने।
देखिए मौके पर कैसे पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने कैसे वार्तालाप किया, जाना समझा, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व किया चीजों को। और अगली खबर बागपत से है। ऊर्जा निगम की लापरवाही से मौत हो गई है। वहां पर पोल पर तार जोड़ते वक्त करंट दौड़ गया है और बिजली के करंट से लाइनमैन की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक का तार से झूलते हुए वीडियो वायरल हो गया है और गांव वालों ने लाश को बिजली घर पर रख दिया है। ऊर्जा निगम की लापरवाही देखिए आप, ये बहुत ही दर्दनाक, हिला देने वाली ये तस्वीर। लाइनमैन जो काम करने के लिए वायर पर था, करंट दौड़ा और उसकी जान चली गई और उसका शव लटक गया उस पर। तार जोड़ते वक्त यह हादसा हुआ। इधर नोएडा में स्टोन बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सेक्टर 94 में छापेमारी की गई है। अवैध स्टोन क्रशर्स पर देर रात ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। मौके से 13 अवैध क्रशर, 10 डंपर और 2 ट्रक बरामद हुए हैं। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर ये क्रशर वहां पर चलाए जा रहे थे और अब कार्रवाई हुई है। सेक्टर 94 में छापे मारे गए। और हादसे की खबर आ रही है अयोध्या से। वहां पर रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। इसमें एक की मौत की खबर है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ। सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक की मौत हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा घायल हैं। इन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली बीकापुर के कनक मलेथू चौराहे की घटना, देर रात हादसा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना नई बात नहीं मानी जाती। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी शिकायत किसी दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर या दूसरे अधिकारी को लेकर हो। ये मसला किसी चेहरे पर आकर रुकता है, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका हो, ऐसा कम दिखाई देता है। विकास दुबे के केस में ऐसा ही सच सामने आया था। अब एक सच महोबा केस में सामने आया है, जो शायद कानपुर के सच से भी घिनौना है। देखिए। कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर केस में पुलिस की भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जवाब इस बात का कि 8 पुलिस वालों की शहादत का विभीषण कौन था, किसकी मुखबिरी से विकास दुबे को बिकरू में पुलिस के आने की खबर मिली। जिस चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर कथित ऑडियो में शहीद सीओ ने विकास दुबे के पैर छूने का आरोप लगाया था, उसका सच क्या है? इन सवालों के जवाब पुलिस के दामन से दाग छुड़ाने में मददगार भले न हो, लेकिन हकीकत सामने रखने में जरूर मददगार साबित होंगे। अब कुछ ऐसे ही संगीन आरोपों से महोबा जिले की पुलिस घिर गई है। कानपुर और महोबा का फर्क भी समझना बेहद जरूरी है। कानपुर में जहां पुलिस पर एक कुख्यात अपराधी के मददगार होने का आरोप है, तो वहीं महोबा पुलिस पर बेगुनाहों का फंसाने का आरोप है। यहाँ एक क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले से जिले की पुलिस की कलाई खुल गई। इंद्रकांत त्रिपाठी के जिन हालात में मौत से पहले जख्मी हालत में ये दावा किया गया कि उन्हें गोली मारी गई है, जिसका इल्जाम उन्होंने जिला पुलिस के मुखिया पर पड़ा। हालांकि बाद में इस मामले में जांच हुई तो खुदकुशी का मामला सामने आया, लेकिन इससे उन मामलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा जिसे लेकर जिले के कप्तान रहे मणिलाल पाटीदार और पुलिस कटघरे में रही। क्योंकि इंद्रकांत ने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें रंगदारी वसूलने जैसे आरोप थे। इसे लेकर कप्तान पाटीदार को न केवल सस्पेंड किया गया, बल्कि उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब इस मामले में एसआईटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पूरे जिले की पुलिस ही सवालों के घेरे में आ गई। एसआईटी की जांच में करीब 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जिसमें बेगुनाहों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। इस जांच में सामने आए लोगों ने दावा किया कि उन पर किए गए मुकदमे फर्जी हैं। इसमें कुछ कारोबारी भी शामिल थे। मुकदमों की अगर बात की जाए तो उसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे हैं। एसआईटी ने भ्रष्टाचार के अलावा फर्जी मुकदमों से जुड़ी जांच रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया है। इसके साथ ही 40 पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की संस्तुति की बात भी कही जा रही है।
माना जा रहा है ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश डीजीपी ने दिए थे, जिसने गंभीर तथ्य उजागर किए। एसआईटी की रिपोर्ट में एसपी मणिलाल पाटीदार समेत सीओ समेत दूसरे पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है। महोबा में एसपी को जब भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सस्पेंड किया गया, तब मामले की गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं था। दावा तो यहां तक किया गया कि जिस मामले में एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड किया गया, वो सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आपराधिक षड्यंत्र या कहें गुनाहों की साजिश की बू महसूस की गई। शिकायत करने वाले ने मरने से पहले आरोप लगाया था, उसे गोली मरवाने का इशारा था कप्तान की ओर। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में 40 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, तो समझना मुश्किल नहीं है कि आरोपों की तह में कई और खुलासे होना बाकी है। पुलिस की साख पर उठते सवालों का ये पहला मसला नहीं है, लेकिन कानपुर के बाद ये दूसरा शहर है जहां पुलिस पर अपराध में शामिल होने के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। अब तक ये मामला सिर्फ छोटे सिपाहियों या दरोगा जैसे पुलिसकर्मियों पर लगता रहा है, लेकिन यहाँ इस मामले में एसपी और सीओ जैसे अधिकारियों के शामिल होने से इसे और रोचक बना दिया। यही वजह है कि सियासत इस मुद्दे पर मुखर हो गई है और इस पूरे मामले पर हैरानी जताते हुए वो सरकार पर निशाना साधने से गुरेज नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी ने इसे चौंकाने वाला मामला बताया। इंद्रमणि तिवारी हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस बचाना चाहती है। इंद्रमणि तिवारी की हत्या के बाद जिस तरह से पुलिस और सरकार जनता की निगाहों में कटघरे में खड़ी हो गई थी, अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए इस पाप को छुपाना चाहती है और अधिकारियों को बचाना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है, जिस पुलिस के ऊपर प्रदेश के व्यापारियों को, प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दायित्व था, अब गुंडों की बात उसूली पर उतर आई है। और इस तरह के बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद भी यदि पुलिस बच निकलती है। सिर्फ सपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी इस मसले पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने पुलिस के बहाने सीधे सरकार पर हमला बोला है और रंगदारी मांगने पर सवाल उठाए। अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सुना गया किसी सरकार में कि जिले का कप्तान रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या कर दी जाती हो। और ये नकारा सरकार, नकारा योगी सरकार एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी बिना एसपी पाटीदार से पूछताछ किए उसको क्लीन चिट दे देती है और उस व्यापारी जिसकी हत्या हुई थी उसको बता देती है कि आत्महत्या उसने की है। तो उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम है, कुछ भी संभव है। हत्या को आत्महत्या बता देना, भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी बता देना, यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मुझे लगता है कि योगी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विपक्ष सियासत के लिए भले ही सवालों को उठा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार की अपनी एजेंसियों का दावा विपक्ष के सवालों से जुदा नहीं है। ऐसे में सख्त कार्रवाई सबक साबित हो सकती है। कानपुर पुलिस के बाद महोबा पुलिस पर उठने वाले सवाल सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, क्योंकि गुनाहों पर काबू पाने वाली ये एजेंसी खुद गुनाहों के जाल में उलझती जा रही है। और ये खुलासे तब हो रहे हैं जब सरकार की सख्ती के दावों से अपनी पीठ थपथपाने में उलझी हुई है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आइए बात करते हैं कुशीनगर की, जहां पर किसानों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि यहां इतना पानी है कि सारी फसल पानी में डूब जा रही है। गंडक नदी में यह फसल गायब हो रही है। नदी के डिस्चार्ज में कमी आते ही यहां किसानों की मुसीबत बढ़ जाती है। ये देखिए आप तस्वीरें कुशीनगर की। किसानों पर संकट और उनकी फसल नदी में डूब रही है। कैसे, ही देखिए आप कट कर। जैसे ही पानी का डिस्चार्ज बढ़ा, फसल पर, किसानों पर संकट आन पड़ा। और अब आपको दिखाते हैं एक हैरान करने वाली तस्वीर। जी हाँ, फतेहपुर से विशालकाय अजगर की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में अजगर नीलगाय को निगल रहा है और मौके पर मौजूद लोग इसका वीडियो बना रहे हैं।
अब खबर झांसी से। यहाँ पर सिमरिया गांव में मगरमच्छ आने से दहशत फैल गई। दरअसल ये मगरमच्छ गांव के ही तालाब में रहता है जो गांव में घुस आया था, जिसे गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों को दे दिया, जिसे फिर से संधि के अंदर छोड़ दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में काम बंद होने से बहुत लोगों को परेशानी हुई है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आजमगढ़ में नजर आई। वहां पर अब एक सीरियल के निर्देशक राम वृक्ष परिवार के पालन के लिए फुटपाथ पर सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर है। राम वृक्ष बताते हैं कि मुंबई में उनका अपना मकान है, लेकिन 2 साल पहले बीमारी के कारण उनका परिवार घर आ गया था। कुछ दिन पूर्व एक फिल्म की रेकी के लिए वे आजमगढ़ आए। वे काम कर ही रहे थे कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया। इसके बाद उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई, काम बंद हो गया, आर्थिक संकट आ गया। प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर 1 से 1.5 साल बाद ही काम शुरू हो पाएगा, और फिर उन्होंने अपने पिता के कारोबार को अपनाने का फैसला किया और आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में डीएम आवास के पास सड़क के किनारे ठेले पर सब्जी बेचने लगे। जिन्हें आप सब्जी बेचता हुआ ठेला चलाते हुए देख रहे थे, वो सीरियल एपिसोड्स के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। धन्यवाद।